नमस्कार साथियों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम भारत सरकार के बारे में परिचर्चा करेंगे। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से भारत आज़ाद हुआ। भारत का संविधान आंशिक रूप से जिसके 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए और इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। इसे संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, इसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथवा भारत सरकार का जिक्र कहाँ किया गया है, इस स्वरूप में सबसे पहले हम भारतीय संविधान के भीतर झांक कर देखने का प्रयास करें तो पार्ट 5 भारतीय संविधान के पार्ट 5 में भाग 5 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में विवेचन किया गया है। बेसिकली हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कितने अंग होंगे। जब हम फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक मोंटेस्क्यू के बारे में अध्ययन करते हैं तो मोंटेस्क्यू कहते हैं कि सरकार के सामान्य रूप से 3 अंग होने चाहिए। कितने अंग होने चाहिए? 3 अंग होने चाहिए। एक ऐसा पार्ट जो कि व्यवस्थापिका का निर्माण करता है, जो कानून बनाने के रूप में कार्य करता है, जो विधानमंडल के रूप में कार्य करता है, जिसके बहुत से कार्य होते हैं। उनमें से एक बेसिक फीचर्स और बेसिक मेरिट्स और बेसिक वर्क होता है कानून मेकिंग, लॉ मेकिंग का कार्य है। केवल व्यवस्थापिका का यही कार्य नहीं है। व्यवस्थापिका के कार्य मनोनयन से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, वित्तीय संबंधित, अध्यादेश से संबंधित, महाभियोग से संबंधित भी होते हैं। तो मोंटेस्क्यू के अनुसार सरकार के 3 अंग और इन 3 अंगों के बीच जो रिलेशनशिप है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट विल बी डिसाइड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का स्वरूप क्या है, ये उन अंगों के बीच बहुत से आधार होते हैं जिन आधारों के ऊपर सरकार का विभाजन किया जाता है। जैसे शक्तियों के विभाजन के आधार पर सरकार का वर्गीकरण, या अरिस्टोटल के द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण किया गया उसमें 2 बेसिक आधार लिए गए। शासकों की संख्या 1 है, शासन करने वाले 2 हैं, अथवा शासन करने वाले बहुत से हैं, कुछ हैं। तो एक है राजतंत्र के रूप में, कुछ लोग हैं कुलीन तंत्र के रूप में, बहुत सारे लोग होते हैं वे भीड़ तंत्र के रूप में विवेचित किया गया है। इसका मतलब है कि शासन और शासक के उद्देश्य, शासकों की संख्या और शासक के उद्देश्य के आधार पर यूनानी विचारक अरस्तु ने ऐसा कहा। भारत में जो संसदीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, संघात व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों स्वरूपों को अपनाया गया है। यद्यपि एकात्मक व्यवस्था के लक्षण प्रभावी हैं, भारत पूरी तरह से संघात्मक राज्य नहीं है। इसमें एकात्मक राज्य के लक्षण ज़्यादा हैं और संघात्मक राज्य के लक्षण कम हैं, संघात्मक सरकार के लक्षण कम हैं। संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है लेकिन वे ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जैसी व्यवस्था नहीं है। तो इन अंगों के बीच पारस्परिक संबंध होते हैं, परंतु संसदीय सर्वोच्चता को हमने स्वीकार नहीं किया, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की बेसिक फीचर्स में से एक होती है। तो भारत का संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भारत सरकार का जिक्र करता है। सबसे पहले कार्यपालिका का, यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले जब अनुच्छेद 52 से लेकर हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ संघ सरकार की बात कही गई है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 52 कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्र जो संघ सरकार की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वे सभी शक्तियां राष्ट्रपति में अंतर्निहित होंगी। इन शक्तियों का उपयोग या तो राष्ट्रपति खुद अथवा अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। तो भारत सरकार के पहले अंग के रूप में, कार्यपालिका के रूप में, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान बताया गया है। वह हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का मुखिया होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, और संसदीय व्यवस्था के कारण राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति
और राष्ट्र की सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो सरकार, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति होता है। संविधान शक्तियां राष्ट्रपति को देता है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। प्रभु सत्ता, वास्तविक संप्रभु, एक्चुअल जो सॉवरेन है और जो लीगल सॉवरेन है, कानूनी संप्रभु है, उन दोनों में अंतर पाया जाता है। ये संसदीय व्यवस्था के कारण ही ऐसा होता है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार के बारे में, संघ की कार्यपालिका के बारे में, संघ की विधायिका के बारे में और संघीय न्यायपालिका के बारे में जिक्र किया गया है। तो 3 अंगों की बात यहाँ कही गई है। अलग अलग संघ की कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर संघीय विधानमंडल और यूनियन जुडिशरी संघीय न्यायपालिका का विवेचन किया गया है। आइए विस्तार से हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कि भारत सरकार संविधान के अनुसार अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक, यदि हम क्रमशः बात करें तो कार्यपालिका के रूप में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 और 148 से लेकर 151 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव का जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 से 78 और अनुच्छेद 148 से 151 ये अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 123 तक यूनियन लेजिस्लेचर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ संघीय विधानमंडल या व्यवस्थापिका का मतलब जो संविधान कह रहा है, अनुच्छेद 79 के तहत भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से, जो एक राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इसलिए अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का मतलब है, तो संसद का अभिप्राय है, प्रश्न पूछा है संसद का अभिप्राय, संसद का अभिप्राय है लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। तीनों को जॉइंटली हम पार्लियामेंट कहते हैं। राष्ट्रपति विधानमंडल का या संघीय विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होता है, असेंशियल पार्ट्स होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना लोकसभा और राज्यसभा न तो कोई अध्यादेश कानून के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, न ही कोई बिल या विधेयक एक्ट के रूप में परिवर्तित कर सकती हैं। राष्ट्रपति ही इस संसद के अधिवेशनों को बुलाता है, अधिवेशनों की समाप्ति की घोषणा करता है, लोकसभा का विघटन करता है और तमाम तरह के जो वैधानिक उपबंध हैं उनका निर्वहन करता है और अनुच्छेद 123 के तहत वह अध्यादेश भी जारी करता है। तो राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य हिस्सा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 79 ये कह रहा है कि लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा तीनों को सामूहिक रूप से संसद, पार्लियामेंट कहा जाता है। दूसरा अंग है संघीय कार्यपालिका, जो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद 53 यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर्स के बारे में विवेचन कर रहा है और अनुच्छेद 74 से लेकर 78 तक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उनके बारे में विवेचन करता है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में हो तो वह पद रिक्ति नहीं रह सकती, इसलिए उपराष्ट्रपति को यहाँ शामिल किया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन नहीं करने पर या असक्षम होने पर, पदत्याग करने पर, मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति उस स्थिति को संभालता है, इसलिए वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो जो सर्वोच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश को इसमें शामिल किया जाता है, वह राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा, कार्यों का निर्वहन करेगा। अधिकतम 6 माह से अधिक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री जो सरकार का मुखिया होता है, उसकी मंत्रिपरिषद,
उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो राज्य की सरकार और संघ सरकार दोनों के लेखाओं का परीक्षण करता है, इसे संघीय कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है न्यायपालिका, जो हालांकि आर्टिकल 12 और 35 के अनुसार स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, परंतु जो इंटीग्रेटेड या एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान में स्वीकार की गई है, जो कि एकात्मक व्यवस्था का प्रतीक है या लक्षण है, जो संघात्मक व्यवस्था का विरोधी प्रतीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, संघीय न्यायपालिका, जो अमेरिका की तरह होती तो वह संघात्मक व्यवस्था का है, लेकिन भारत की एकात्मक व्यवस्था के लक्षण ज़्यादा रखे गए, जो यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों व्यवस्थाओं का विवेचन किया गया। उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालयों का विवेचन किया गया है। अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। 8 संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में अपना उच्च न्यायालय है, बाकी वो अन्य राज्यों की अधिकारिता में आते हैं। इसके अलावा राज्यों में अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में विवेचन किया गया है। तो ये है संघ सरकार, भारत सरकार, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सरकार के 3 अंग, संघीय विधानमंडल, अनुच्छेद 79 जिसे संसद कहता है, संघीय कार्यपालिका और संघीय न्यायपालिका। अब इसमें क्रम से हम अगर विवेचन करें तो सबसे पहले संघीय विधानमंडल का विवेचन करेंगे, और इस विवेचन में सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आइए, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में भारत का संविधान क्या उपबंध करता है। गणतंत्र भारत का राष्ट्रपति। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारत गणतंत्र कैसे है, या गणतंत्र क्यों है, या भारत को गणतंत्र क्यों कहा जा रहा है। तो गणतंत्र कहने का सबसे बड़ा आधार यही है कि यह गणतंत्र इसलिए है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जिसमें लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ध्यान से सुनना, जिसमें केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्मित निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचन किया जाता है। इसलिए हमारा देश रिपब्लिक इंडिया है, गणतंत्र भारत है। हालांकि राजनीति विज्ञान के स्वरूप में गणतंत्र होना और खुद को गणतंत्र साबित करना अलग अलग स्वरूप है। बेसिकली हम सामान्य टर्म का यूज करें तो जिस देश का हेड ऑफ द नेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर में इलेक्टेड होता है, उस कंट्री को ऑफिशियली पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में रिपब्लिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो भारत रिपब्लिक इंडिया है, गणतंत्र भारत है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावक के रूप में और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुमोदक के रूप में भूमिका निभाई, और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना। अनुच्छेद 52 के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो आर्टिकल 52 क्या कहता है। अनुच्छेद 52 कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब 2 राष्ट्रपति नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, केवल एक नागरिक होगा जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जो भारत का फर्स्ट सिटीजन भी माना जाता है। उसकी पत्नी दूसरे नागरिक के रूप में जानी जाती है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कह रहा है कि जो भारतीय संघीय कार्यपालिका की शक्तियां हैं, वो सब संघीय कार्यपालिका की शक्तियां किस में पाई जाएंगी? राष्ट्रपति में पाई जाएंगी। इसका मतलब ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति में पूरी संघीय कार्य, इसका मतलब भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का मुखिया होता है।
वह न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन होता है, अपितु वह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कार्यपालिका के बहुत से प्रकार होते हैं, जिसमें अगर हम कार्यकाल के आधार पर कार्यपालिका का वर्गीकरण करें तो दो तरह की कार्यपालिका, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है और दूसरी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होती है, जिसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। संघीय कार्यपालिका में जो स्थायी कार्यपालिका या जो अधिकारी तंत्र होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, उन सब का मुखिया राष्ट्रपति होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी कार्यपालिका का राजनीतिक मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जिसकी कार्यपालिका को हम संघीय मंत्रिपरिषद के नाम से पुकारते हैं। मंत्रिपरिषद एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री तीनों कैटेगरी के मंत्रियों को मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अथवा मंत्रिपरिषद इसे कहा जाता है। जबकि कैटेगरी फर्स्ट के मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्हें मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका, जिसका कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष निश्चित होते हुए भी अनिश्चित होता है। कार्यपालिका का निर्धारित कार्यकाल अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता होती है, जबकि अनिश्चित इसका मतलब है सामान्य रूप से 5 साल होता है, परंतु जरूरी नहीं है कि 5 साल कार्य करे। 1 दिन, 2 दिन, 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यपालिका 13 महीने कभी भी जा सकती है। इसका मतलब है कि वह निश्चित तो है 5 साल, लेकिन वह कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए निश्चित होते हुए भी अनिश्चित होता, आप ऐसा कह सकते हैं। तो प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में और स्थायी कार्यपालिका के रूप में नौकरशाही अथवा ब्यूरोक्रेसी भारत के राष्ट्रपति के अधीन कार्य करती है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात कहता है, जहां राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किए जाने की बात कही गई है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो निर्वाचक गण करता है वो हमने निर्वाचक गण का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है, जबकि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो निर्वाचक गण होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ही इज टेम्पररी, वह एक अस्थायी है। उनका निर्वाचन होता है और वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उसके बाद उनके पास खुद के पास कोई ऐसा पद नहीं होता है। परंतु भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक गण एक लोकप्रिय होता है, पॉपुलर होता है, और वह 5 साल कार्य करने वाला एक निर्वाचक गण या प्रतिनिधियों का समूह होता। अर्थात भारत के राष्ट्रपति के इस निर्वाचक गण में कौन कौन लोग शामिल होते हैं वो तय करते हैं कि वो एक लोकप्रिय निर्वाचक गण है। जैसा मैंने पहले बताया नंबर 1 पर कि लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। दूसरा, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। तीसरा, आज के 28 राज्य हैं तो इन राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। और चौथा, दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्मित निर्वाचक गण के सदस्य। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन नहीं भाग लेता? नंबर 1, लोकसभा के एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य, जो हाल ही में 104वें संविधान संशोधन 2020 के माध्यम से उसमें स्थगन की बात कही गई है कि वह 25 जनवरी 2020 से उसको एडजॉर्न कर दिया गया, समाप्त नहीं किया गया और एडजॉर्न किया गया। काफ़ी गलतफहमियां हैं, लेकिन हकीकत यह है अनुच्छेद 334 के तहत 334 के 2 सब क्लॉज ए और बी। ए जो अनुसूचित जाति और जनजाति की रिजर्व सीटों से जुड़ा हुआ है, जिसको जहां 60 वर्ष लिखा था वहां 80 वर्ष अमेंडमेंट किया गया है, अर्थात 25 जनवरी 2030 तक। और जहां 334 के बी क्लॉज में एंग्लो इंडियंस की बात कही गई है, जहां 60 ईयर्स के स्थान पर 70 ईयर्स को मैंडेट किया गया है, तो वो 25 जनवरी 2020 को ख़त्म हो गई तारीख, और इसके अलावा कोई उसमें बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य 83 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से। विधानसभा, जिन राज्यों में विधानसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान है एंग्लो इंडियन के रूप में, वो भी नहीं भाग लेंगे। किसी भी राज्य
जो 6 राज्य वर्तमान समय में, अगर हम कर्नाटक की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें और तेलंगाना की, 6 राज्यों में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद भी है। विधान परिषद के सदस्य नहीं भाग लेंगे, भले वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भी नहीं भाग लेते हैं। तो मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते, ये सही है। निर्वाचित सदस्य भी नहीं भाग लेंगे यदि वो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 55 ये बता रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होगी, मैनर्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के रूप में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पूरी तरह से नहीं है, पार्शली है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। अनुपात का मतलब यहाँ 2 चीज़ों से है, संघ सरकार का एक तरफ हिस्सा होगा और राज्य सरकारों का एक तरफ हिस्सा होगा, अर्थात 4120 विधायकों का एक तरफ और 776 सांसद एक तरफ होंगे। अनुपात में दोनों का 50% राज्यों की तरफ से और 50% संघ सरकार की तरफ से, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, वो अनुपात होगा। दूसरा अनुपात, जो भी भारत का राष्ट्रपति बनेगा वह राष्ट्रपति 50% से ज़्यादा मतों को धारण करेगा, अर्थात यहाँ राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचन कोटे की बात कही गई है। वह इलेक्शन कोटा तय किया जाएगा, जहाँ अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ऐसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ माइनॉरिटी की बात नहीं है। यहाँ प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया है वह न केवल भारत का अपितु संघ राज्य क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करता है और भारत की जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसीलिए उसकी योग्यताओं में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की योग्यता की बात भी कही गई है। यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं दिए जाते, वरीयताएं दी जाती हैं, प्राथमिकताएं दी जाती हैं, और जो बैलेट पेपर होता है, मतपत्र होता है, वहाँ एक तरफ नेम ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं और दूसरी तरफ खाली कॉलम होते हैं, जिसमें आप जो प्रत्याशी हैं, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्राथमिकताएं देते हैं। जितने कैंडिडेट फाइनल होते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने के लिए और जितने नॉमिनेशन पर नाम फाइनल होते हैं अंतिम रूप से, उतने वो प्राथमिकताएं दे सकता है। हालांकि प्राथमिकता देना सभी दें ऐसा जरूरी नहीं है। पहली प्राथमिकता के वोटों की गणना की जाती है और अगर पहली प्राथमिकता के वोटों की इस गिनती में कोई व्यक्ति 50% से ज़्यादा मत प्राप्त कर लेता है तो वह विजेता हो जाता है, और अगर मत प्राप्त नहीं करता है और 3 से ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं तो इसके बाद मतों का ट्रांसफ़र किया जाता है। बेसिकली प्राथमिकताएं होती हैं, इसलिए पहली प्राथमिकता जब काउंटिंग की गई तो उन लोगों की प्राथमिकताएं नहीं गिनी जाती जिन्होंने विजेता उम्मीदवार को दूसरी प्राथमिकता दी हो। इसका मतलब है यदि निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है तो जीत जाते हैं, और नहीं होता है तो सबके बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होगी। सेकंड राउंड इसको कहा जाता है, दूसरा दौर। और दूसरे दौर में दूसरी प्राथमिकता को पहली प्राथमिकता के साथ ऐड कर दिया जाता है, अलग अलग पर्चों का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो लोकसभा का महासचिव अथवा राज्यसभा का महासचिव होता है। एक बार लोकसभा का महासचिव और एक बार राज्यसभा का महासचिव। उन्हीं की अपनी टीम होती है और वो राज्यों की राजधानियों में और मुख्य रूप से दिल्ली में मतदान की व्यवस्था रखते हैं, और तमाम तरह की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो उनके द्वारा ही निष्पादित की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो खड़ा होने वाला प्रत्याशी वर्तमान में उसके 50 प्रस्तावक होना और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। 15,000 रुपये की जो जमानत राशि है वो भी जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटर्स हम कह सकते हैं लगभग 4,120 विधायक और 776 सांसद, उन वोटर्स के उन वरीयताओं का वैल्यू निकाला जाता है जिसको वोट वैल्यू अथवा मत का मूल्य कहा जाता है। मत मूल्य कैसे निकाला जाता है? मत मूल्य निकालने के 2 अलग अलग फॉर्मूले यहाँ रखे गए हैं। एक सांसदों के मत का मूल्य निकाला जाएगा और दूसरा विधायक के मत का मूल्य निकाला जाएगा। किसी एमएलए की वरीयता
पहली वरीयता या एमएलए जो वोट कास्ट करता है, जब जीतने के बाद उनके वैल्यू निकाला जाता है, मूल्य निकाला जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख मत मूल्य प्राप्त हुए, 6 लाख हुए, 8 लाख हुए, टोटल लगभग 11 लाख है, 10,98,000। उसमें से आधे मत या मत मूल्य प्राप्त करने वाला 50% से अधिक प्रत्याशी भारत का राष्ट्रपति बनता है। इसका मतलब है कि जनसंख्या के आधार पर विधायक के मत मूल्य में अंतर होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वरीयता का मत मूल्य 208 है। 1971 की जनगणना को स्वीकार किया गया, जबकि सिक्किम की जनसंख्या कम है और सिक्किम की विधानसभा के सदस्यों की, निर्वाचित सदस्यों की भी जनसंख्या कम है, इसलिए सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य केवल 7 है। इसका मतलब है कि राज्य की 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या क्या है, उस जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है उससे डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है वह तय करता है कि उस विधायक के मत का मूल्य क्या होगा। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य 208 है और राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 159 है तथा सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य केवल 7 है। अब सांसद के मत का मूल्य कितना होगा? नेचुरली ज़्यादा ही होगा। वो ऐसा ज़्यादा कैसे होता है? जो मत मूल्य 4120 विधायकों का है, उस मत मूल्य में सांसद की संख्या, कुल सांसदों की संख्या का भाग देंगे तो मत मूल्य प्राप्त होगा। और अगर ये भाग 1971 की जनगणना के अनुसार वर्तमान जो हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निर्वाचन हुआ है 25 जुलाई 2017 को, उसको अगर हम देखते हैं तो वह 708 है। राज्यसभा के एक निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर्स है और लोकसभा का निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में एक वोटर्स है, उसके मत का मूल्य 708 है। सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य और सांसदों के मत मूल्य दोनों में समानता है, बराबर है। 50% सांसदों का मत मूल्य है 776 × 708 और जो 4120 हैं अलग अलग जो है विधायक, उनका मत मूल्य काउंटिंग टोटल मल्टीप्लाई करने पर लगभग 5.5 लाख एक तरफ और 5.5 लाख एक तरफ अनुपात के रूप में है। अगर पहली प्राथमिकता से नहीं जीतता तो दूसरी प्राथमिकता के वोट ट्रांसफर होते हैं, मत प्रेफरेंसेस ट्रांसफर होती हैं, इसलिए इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। ऐसा अब तक केवल एक बार हुआ है। वीवी गिरी, जिन्होंने जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और राष्ट्रपति का इलेक्शन होने पर उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। अतः मोहम्मद हिदायतुल्लाह तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का कार्यभार दिया गया। तब जाकिर हुसैन की निर्वाचन प्रक्रिया में सेकंड राउंड या दूसरी प्रेफरेंसेज की आवश्यकता पड़ी। अब तक 13 मई 1952 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक 15 निर्वाचन हो चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 2 बार निर्वाचन 13 मई 1952 और 13 मई 1957। पहले वाला निर्वाचन संविधान सभा ने किया है, इसलिए इस मेथड पर नहीं हुआ, इसलिए उसको काउंट यहाँ नहीं किया गया है। 15 निर्वाचन हो चुके हैं और व्यक्तिगत रूप से रामनाथ कोविंद जी का 14वां क्रम है राष्ट्रपति के रूप में, जिनका कार्यकाल लगभग 25 जुलाई 2022 को पूरा हो रहा है 5 वर्ष के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि निर्वाचन की इस प्रक्रिया में एक बार दूसरा राउंड की जरूरत पड़ी और एक बार केवल नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। 37 नॉमिनेशन फाइल किए गए, जिसमें 36 फॉर्म कैंसिल हो गए, नॉमिनेशन कैंसिल हो गए। इसलिए नीलम संजीव रेड्डी जो जाकिर हुसैन से दूसरी गणना में हार गए थे, इस बार निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए 25 जुलाई 1977 और नीलम संजीव रेड्डी से ये 25 जुलाई कंटिन्यू वर्तमान माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक जारी है। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व
और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र करता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। सामान्यतः जैसा हमें पता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार जिस तारीख को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ ग्रहण करके पद ग्रहण करता है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होगा। इसका मतलब इससे पूर्व भी भारत का राष्ट्रपति अपने पद से उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे सकता है। इसकी सूचना उपराष्ट्रपति यथाशीघ्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सकती है, वह लंबे समय तक विदेश में जा सकता है या कार्य करने में असमर्थ हो सकता है। तो इस स्थिति में जब राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो मुख्य न्यायाधीश और एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में 6 माह से अधिक कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य स्थिति में 5 वर्ष पर खत्म होता है, तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही निर्वाचन संपन्न करा लिए जाते हैं। दूसरी बात, यदि त्यागपत्र देता है या मृत्यु हो जाती है, असामयिक निधन हो जाता है, तो भी उस तारीख से 6 माह के भीतर 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा, 6 माह के भीतर ही आपको नए निर्वाचन कराने होंगे और जो नया राष्ट्रपति बनेगा उसका कार्यकाल भी पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होगा। शेष कार्यकाल नहीं होगा, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 57 कहता है कि भारत का जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है वह दोबारा भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसका मतलब संविधान इस मामले में ये नहीं कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति 1 बार ही बन सकता है या 2 बार ही बन सकता है या 3 बार ही बन सकता है, 4 बार ही बन सकता है, ऐसा नहीं है। संविधान के अनुसार री इलेक्शन के लिए अनंत बार वो बन सकता है। अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में परिचर्चा करता है और मेरिट्स के बारे में हम बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उस प्रत्याशी की उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह अगर संसद, लोकसभा या विधानसभा कहीं सदस्य है तो पद ग्रहण करने से पहले उसको पद त्याग करना होगा, उससे सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। और भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं उसका नाम निर्वाचन सूची में होना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों के बारे में कह रहा है कि सामान्य रूप से राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त नहीं रहता है, इसलिए राष्ट्रपति का कार्यकाल भले ही पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल हो या उस दिनांक से 5 वर्ष हो, लेकिन वह तब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है। और पदत्याग और मृत्यु की स्थिति में तुरंत प्रभाव से उपराष्ट्रपति ऐसा कार्य करता है, तो सामान्य स्थिति में भी वह पद नहीं छोड़ सकता है। और भारत का राष्ट्रपति का जो पद है किसी भी दशा में रिक्त नहीं रहता है। अनुच्छेद 60 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 60 ये क्लेम कर रहा है कि भारत का जो भी राष्ट्रपति बनेगा, निर्वाचित होगा, वह पद ग्रहण करने से पहले, अपने कार्यालय में एंटर करने से पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समक्ष संविधान अथवा ईश्वर की समक्ष उपस्थिति की शपथ लेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है या अनुपस्थित है तो वह अन्य सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करेगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में एक बात और विशेष ध्यान देने होगे है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया अथवा इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाने की सिफारिश करता है। महाभियोग का प्रावधान केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए है, अर्थात अनुच्छेद 61 के तहत यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, वोलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो भारत की संसद इस आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग की कुछ निश्चित प्रक्रियाएं हैं। महाभियोग संसद का कोई सा भी सदन लगा सकता है, चाहे तो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में और चाहे तो महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जा सकता है।
जो सदन महाभियोग शुरू करता है उस सदन को महाभियोग शुरू करने से पहले दो कंडीशन पूरी करनी होंगी। नंबर एक, उस सदन के 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करना होगा कि वो अमुक व्यक्ति या महामहिम के प्रति महाभियोग लाना चाहते, और महाभियोग लाने से या सदन में रखने से 14 दिन पूर्व भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति को, जो भी निर्वर्तमान होगा, विद्यमान राष्ट्रपति होगा, उसको लिखित सूचना देनी होगी। अर्थात 14 डेज प्रायर नोटिस देना होगा और 1/4 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो महाभियोग शुरू कर सकते। जब लोकसभा में शुरू हो या राज्यसभा में, जो दूसरा सदन महाभियोग लाएगा, अर्थात एक ही सत्र में पारित होना चाहिए, चाहे बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो अथवा मानसून सत्र। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वह दूसरा जो सदन होगा वह इन्वेस्टिगेशन हाउस की तरह काम करेगा। एक न्यायिक जांच समिति होगी और वह न्यायिक जांच समिति अगर पहला सदन 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर देता है, पारित करने के बाद दूसरे सदन की कमेटी जांच करेगी और कमेटी यह पाती है या उसको लगता है कि अमुक व्यक्ति ने संविधान का अतिक्रमण किया है या नहीं किया है। अगर कमेटी को लगता है कि नहीं किया तो पूरी महाभियोग की प्रक्रिया वहीं डिसॉल्व हो जाए, और यदि कमेटी कहती है कि संविधान का अतिक्रमण हुआ है तो महाभियोग की प्रक्रिया दूसरे सदन में भी पहले सदन की तरह ही आगे बढ़ेगी और 2/3 बहुमत से यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों ने इसे पारित कर दिया तो भारत के राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी। इस दौरान कभी भी अगर राष्ट्रपति अपने पद से रिजाइन कर दे तो महाभियोग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, न्यायिक समिति की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने से पहले। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अन्य जो उपबंध हैं वो ऐसा कहा गया कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, परंतु उसके हटाने का आधार मिसबिहेव और इनकैपेबिलिटी होगा, असक्षमता और दुर्व्यवहार के आधार पर उस प्रक्रिया की तहत, मतलब प्रक्रिया की बात कही गई है। इसलिए संविधान केवल भारतीय राष्ट्रपति के लिए संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 62 जो पद रिक्ति और उसकी शर्तों के बारे में कहता है, किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक दूसरे राष्ट्रपति के द्वारा संपादित नहीं किया जाएगा, कार्यभार नहीं किया जाएगा। सामान्य रूप से उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होता है, परंतु 5 वर्ष की सामान्य अवधि पूरी होने से पहले अग्रिम राष्ट्रपति के निर्वाचन करा लिए जाते हैं और नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक ये प्रक्रिया हर 5 साल पर निरंतर जारी है। अब तक इसमें कोई योगदान नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि ये भारत का जो राष्ट्रपति का पद है, जो वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो भी है, तो कहने का मतलब है कि राज्य में राज्यपाल को रखा गया। नंबर 1 पर राष्ट्रपति होता है, नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति होता है, नंबर 3 पर प्रधानमंत्री होता है, नंबर 4 पर राज्य में राज्यपाल होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। ऐसे वरीयता क्रम है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, वह सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, वह हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है। अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, ये नेक्स्ट व्याख्यान में हम परिचर्चा कर देंगे। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ क्या होती हैं और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं। ये संघ सरकार का हमने विवेचन किया और संघ सरकार में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात कही गई, तथा सबसे पहले लेजिस्लेचर जो आर्टिकल 79 के तहत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को कलेक्टिवली हम इंडियन पार्लियामेंट या भारतीय संसद के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं जो राष्ट्रपति के संवैधानिक उपबंध हैं। नेक्स्ट व्याख्यान में हम राष्ट्रपति की पावर्स के बारे में परिचर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल 79 के तहत जो इंडियन पार्लियामेंट का दूसरा पार्ट है, जिसे हाउस ऑफ द पीपुल अथवा लोकसभा, निम्न सदन, प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है, उसके कंपोजिशन के बारे में और पावर्स के बारे में परिचर्चा करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द
काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द सेकेंड हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा अथवा राज्य परिषद के बारे में परिचर्चा करेंगे, जो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से उसको जाना जाता है, जो राज्यसभा भी आप कह सकते हो, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला संघात्मक व्यवस्था का प्रतीक दूसरा सदन, जिसका कंपोजिशन और सदस्य संरचना, उनका कार्यकाल और शक्तियों के बारे में परिचर्चा की जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि निःशुल्क रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको भी कॉन्सेप्ट के रूप में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और उनको ये लाभ मिले, तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी इसमें साथ में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक डिस्कस किया जाएगा और किया गया है, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं या महाविद्यालयों में या जो भी उनकी रेगुलर क्लासेज हैं प्राइवेट या सरकारी जो नहीं हुई, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और राजनीति विज्ञान के बारे में वो आधारभूत जानकारी प्राप्त कर सकें। और इंडियन पॉलिटी के अलावा यदि आपको अन्य वीडियोस देखने हैं, सुनने हैं, समझने हैं, अथवा आप चाहते हैं कि अन्य वीडियो भी निःशुल्क रूप से आप तक पहुँचे और आप राजनीति विज्ञान के एक शोधार्थी के रूप में अथवा सामान्य भारतीय सिटीजन के रूप में आप कुछ आधारभूत जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे YouTube पर कमेंट्स कर सकते हैं कि कौन से और किस तरह के किस पार्ट्स पर इंडियन पॉलिटी पर आपको अन्य वीडियो चाहिए, नेशनल मूवमेंट के बारे में, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में, अथवा पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इसका मुख्य पार्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बारे में, अथवा इंडियन थॉट्स के बारे में, वेस्टर्न थॉट्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन अथवा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप मुझे YouTube में चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिसके आधार पर आपका बढ़ता हुआ उत्साह और आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए मैं अन्य वीडियो अपलोड करूंगा। आप सभी का धन्यवाद।